जैसे मेरी शादी उन्होंने लाइव देखी थी, वैसे ही मैंने उनका अंतिम संस्कार लाइव देखा। और गुजरात के रहने वाले एक परिवार के 4 लोगों पैसा की मौत। कमाने के लिए आदमी जाएगा ना। हम लोग भी वहाँ जाएंगे इलीगली, कुछ भी हो जाए। के फॉर्म में वो जाते थे जिसको कबूतरबाजी कहा जाता था। ये कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है। उत्तर गुजरात के कई गांवों में आपको राजीव जैसे लोग मिल जाएंगे। जैसे अंश पटेल से मिलिए। जब इनकी उम्र महज 3 साल थी तब इनके पिता मयूर भाई पटेल और मां सोनल बेन अवैध रूप से अमेरिका चले गए। अंश कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूं तो मां की याद आती है, लेकिन वे आ नहीं सकती, अवैध रूप से जो गई हैं। मम्मी पापा की याद नहीं आती? आती तो है, बात करता हूँ फिर नहीं आती। अच्छा, तो वो लोग कब आएंगे? पता नहीं वो तो कब आएंगे। वो बोल रहे अब हम नहीं आएंगे, तू इधर आ जा। अच्छा। अंश का कहना है कि वो अमेरिका जाएंगे और अपने माँ बाप से मिलेंगे, लेकिन राजीव की किस्मत ऐसी नहीं रही। 1996 में पापा इलीगली यूएस गए थे, पर मम्मी ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि गए हैं, आ जाएंगे दिवाली तक वापस आ जाएंगे। पर उसके बाद 1 दिवाली गई, 2 दिवाली गई, 3 दिवाली गई, 4 दिवाली गई। 7वीं दिवाली के बाद मम्मी को बोला कि अब ये नहीं चलेगा ऐसे। मम्मी ने बोला कि हम लोग भी अभी चलते हैं, हम लोग भी वहाँ जाएंगे इलीगली, कुछ भी हो जाए। तो मम्मी ने हम 3 मेरा भाई, मैं और मम्मी, हम तीनों का काम दिया। तो गुजराती में ऐसा बोलते कि काम, एजेंट को काम दिया, और एजेंट को ऐसा डील किया था मम्मी ने कि हम तीनों साथ में ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। उसके बाद कोई एक एजेंट था, उसने मम्मी को और पापा को दोनों को ऐसा कन्विंस किया कि अभी मम्मी ये लाइन में जा रही है, वही लाइन में 3-4 दिन के बाद आपके बच्चों को भी भेज देंगे वहाँ पे। 2002 का दिसंबर था ये, तब मम्मी को हम यहाँ से भेजा वहाँ, वो भी इलीगली ही गई। तब लगभग 22-23 लाख रुपए खर्च करके गई थी। उसके बाद हुआ यूं कि वो 2-3 दिन में हमको भेजने की बात कर रहे थे, पर वो 2-3 दिन हुए ही नहीं। उसके 2015 में मेरी शादी हुई। शादी में भी नहीं आ पाएगा। शादी भी वहाँ पापा ने लाइव देखा था, वो देखा। उसके बाद मेरे भाई की भी 3-4 साल बाद शादी हो गई, उसमें भी नहीं आ पाए। हम दोनों के बच्चे भी हो गए, और बच्चों के लेके उनका था, मेरे पापा का वो था कि हम हमारे साथ तो नहीं रहे लाइफ में, पर हमारे बच्चों के साथ रहे। उसके बाद आता है दिसंबर महीना 2021 का, और वो दिन अभी भी रात के 2:30-3 बजे थे। कॉल आता है मुझे, कुछ बोलते नहीं और रोने ही लगते। वो बोले उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि शायद पापा नहीं रहे। वो पल इसमें खड़ा होके बात कर रहा था, मैं सीधा जैसे किसी निर्जीव चीज गिर जाती है जमीन पर, वैसे मैं गिर गया। जैसे मेरी शादी उन्होंने लाइव देखी थी, वैसे ही मैंने उनका अंतिम संस्कार लाइव देखा। मैं सिर्फ 8 साल उनके साथ रहा, फिर भी बहुत, मतलब फिजिकली 8 साल उनके साथ रहा, फिर भी अभी मैं क्लोज हूँ उनके बहुत। अभी नहीं है, फिर भी बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो है और देख रहे हैं। इन कहानियों को सुनकर हम सबके जहन में एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोग क्यों अवैध रूप से अमेरिका जाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेहसाणा जिले के रहने वाले ये शख्स 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 बार अमेरिका जाने की कोशिश कर चुके हैं, और इनकी तैयारी अब भी जारी है। 10 सालों से अमेरिका जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब आप अमेरिका इलीगल जा रहे थे तब कितने में तय हुआ? 65 लाख रुपए। 65 लाख रुपया तय हुआ। तो आप 65 लाख रुपए खर्च करके, आप अकेले जा रहे थे या कोई था? तो 65 लाख रुपए खर्च करके आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए ही ना। पैसा कमाने के लिए आदमी जाएगा ना। गुजरात में आप नहीं कमा सकते? गुजरात में नहीं कमा सकते। गुजरात में इतनी आमदनी भी नहीं है ना। वो
क्या 65 लाख रुपया आपने जमीन बेचकर इकट्ठा किया था? कैसे इकट्ठा किया था? किसी दोस्त से उधार लेके 3-4 आदमी को। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि गुजरात के कितने लोग अमेरिका में अवैध रूप से रहते हैं, लेकिन यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहाँ की आधी आबादी अमेरिका में बस गई है, वो भी अवैध रूप से ही। आप देख रहे हैं कि इतने बड़े और आलीशान घर हैं और उस पर ताले लटके हुए हैं। यह गुजरात का ढिंगुचा गांव है। इस गांव का नाम शायद आपको पता होगा, ना हो, लेकिन ये तस्वीर तो आप नहीं भूले होंगे। साल 2022 में यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी। जगदीश भाई पटेल, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, इनकी मौत अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर बर्फ में जम जाने के कारण हो गई थी। ये भी अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये ढिंगुचा के ही रहने वाले थे। ताले लटके इन घरों के कुछ लोग अमेरिका में हैं, वहीं कुछ के पास अमेरिका से खूब सारे पैसे आए तो उन्होंने गांव में घर बना दिया, लेकिन वे रहते अहमदाबाद या कलोल में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर कलोल है। कलोल के किसी भी दुकान पर आप बात करें तो कोई ना कोई एजेंट या एजेंट तक पहुंचाने वाला आपको मिल ही जाता है। कलोल एक तरह से अवैध रूप से अमेरिका जाने वालों का सेंटर बन गया है। अरे भैया, यहाँ तो होटल का नाम तक एम्बेसी है। यहाँ मैं अपनी पहचान छुपा के एक पान दुकानदार से अमेरिका जाने का जिक्र किया। 5 मिनट के भीतर उसने मुझे एक एजेंट से मिलवा दिया। सारी बातें तय हो गई। तब एजेंट ने मुझसे पूछा कि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैंने उसे बताया कि अहमदाबाद में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। उसे शायद भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। दोबारा उसने बात नहीं की। यहाँ के छोटे से छोटे बच्चे का सपना अमेरिका जाना है, पर सवाल अभी भी एक ही है कि आखिर लोग क्यों अवैध रूप से अमेरिका जाते हैं? पैसा। पैसा तो एक बड़ी वजह है ही, दूसरी वजह है शादी। दरअसल पटेल समुदाय में जिस परिवार में कोई अमेरिका में नहीं है, उनके यहाँ लड़कों की शादी बमुश्किल हो पाती है। लड़कियां ज़्यादा तक पढ़ रही है, बराबर, और लड़कियां भी कम है। उसको अच्छा लड़का मिल जाए फॉरेन का तो उधर मजदूरी करेंगे, ज़्यादातर पैसा कमाएंगे, फिर यहाँ थोड़ा माँ बाप को थोड़ा गहना देंगे, फिर पीछे का बच्चे लोग पढ़ा सके। उसके कारण ये लोग लड़कियाँ फॉरेन जाती है। शादी न होने के पीछे वजह है डगमगाया हुआ सेक्स रेशियो। पटेल समाज में खराब सेक्स रेशियो का एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। उड़ीसा की रहने वाली 42 लड़कियों से शादी करने के लिए 5000 पटेल युवा सामूहिक विवाह में पहुंच गए थे। नॉर्थ गुजरात की अगर बात की जाए तो वहाँ सेक्स रेशियो के अंदर देखा जाए तो 100 के अगेंस्ट में 800 का सेक्स रेशियो है। ये है वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारिक, जो अहमदाबाद में रहते हैं और लंबे समय से इस विषय पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो शादी की बड़ी किल्लत होती है। अगर बंदा काफ़ी कुछ पैसे वाला भी गुजरात में हो तो वो गुजरात की जगह पे अगर वहाँ प्रदेश में जाता है तो उसको पैसा काफ़ी कुछ मिलता है। तो वो एक सिस्टम वहाँ पे चल रही है और इसी के लिए शादी भी जल्दी हो जाती है इनकी। तो ये एक कारण है और कोई फरियाद करने भी नहीं निकलता है बाहर, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर इसकी कंप्लेन की जाएगी तो कहीं से भी उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप छोटे छोटे गांव में जाओगे तो वो लोग कहेंगे कि हम हमारी मर्जी से जा रहे हैं, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरअसल जो लड़के अमेरिका में रहते हैं उनके परिजन यहाँ उनकी शादी तय करते हैं। इसके बाद लड़कियों को भेजा जाता है। लड़कियों को भेजने पर जो पैसे खर्च होते हैं वो लड़का पक्ष देता है। शादी करने की होगी वहाँ अमेरिका लड़का होगा या इधर से लड़की भेजोगे तो वो खर्चा भी वही देगा लड़का वाला, और जो पेमेंट होता होगा ना वो भी जो लड़के वाले देगा। कलोल के पास पंचवटी नाम की एक जगह है। इसे डॉलरिया इलाके के रूप में जाना जाता है। दरअसल यहाँ हर एक घर से 1 या 2 लोग अमेरिका में अवैध रूप से हैं। यहाँ के रहने वाले 60 वर्षीय रविंद्र पटेल ने अपनी 2 बेटियों को अवैध रूप से अमेरिका भेजा था। वे अपनी बेटियों की शादी में शामिल नहीं हुए। उस समय इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी, ऐसे में ऑनलाइन भी उनकी शादी नहीं देख पाए। मोबाइल से दिखा रहे थे आपको?
और कैसेट आई थी ना। अच्छा, मोबाइल पे भी देखे थे? हाँ, नहीं मोबाइल तो उस वक्त नहीं था। हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया। उस टाइम तो ऐसे एंड्रॉइड फोन नहीं था ना, 10-15 साल पहले। तो शादी का कैसेट देखे सीधे? हाँ, कैसेट देखे। हमने पूछा कि अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं होने का अफसोस नहीं हुआ। इस पर पटेल कहते हैं, उस वक्त ऐसा होता है कि बच्ची यहाँ होती तो हम रोते ऐसे। बच्ची जब चली जाती है घर से शादी, तो बच्चे माँ बाप रोते हैं ना, तो हम भी रोते थे कि हमारी बच्ची की शादी है, हमारी बच्ची चली गई, इतने साल रखी और इतने साल बड़ी की, तो हम घर पे रो लेते थे। पटेल करीब 15 साल बाद अपने बच्चों से तब मिले जब वे विजिटर वीजा लेकर अमेरिका गए। अमेरिका जाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 70 के दशक में अगर देखा जाए तो गुजरात से लोग ज़्यादातर माइग्रेट होके अमेरिका और ब्रिटेन जाना शुरू हुए। उस समय पे लेबर का काम करने वाले लोग थे वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जाते थे। तो ज़्यादातर जो अमेरिका जाने का जो क्रेज़ शुरू हुआ वो मध्य गुजरात से सबसे पहले शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर गुजरात के लोग जाने लगे। और वहाँ से जो पैसा मिलता था वो डॉलर में काफ़ी पैसा मिलता था। तो उस समय के अंदर तकरीबन लेट 80 तक और अर्ली 90 तक पहले कल्चरल ग्रुप के फॉर्म में वो जाते थे जिसको कबूतरबाजी कहा जाता था। तो उसमें ड्रामा, फोक डांस और इन सब चीज़ों के परफॉर्मेंस के बहाने लोगों को वहाँ ले जाया जाता था। तब 7-8 लाख रुपए के अंदर अमेरिका उसको भेजा जाता था। उसके बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ तो उसके अंदर ये एजेंट का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसके अंदर उत्तर गुजरात में से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। गुजरात से जो आबादी अमेरिका जाती है उसमें पटेल समुदाय के लोग ही ज़्यादा है। पटेल बिरादरी कई अलग अलग समाजों में बटी हुई है, जैसे 84 समाज, 41 समाज, 42 समाज, 25 समाज आदि आदि। 42 समाज के लोग अमेरिका जाने वालों में ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि 41 या 42 समाज होता क्या है। दरअसल पीढ़ियों पहले पटेल समुदाय के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि वो कुछ गांवों को मिलाकर एक समाज बनाएंगे और इसी में उनके बेटे और बेटियों की शादी होगी। ऐसे ही किसी ने 42 गांव लिया, किसी ने 41 गांव लिया और उसी में उनके बच्चों की शादी होती है। यह सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन कुछ एक मामलों में लोग अलग अलग समाज में भी शादी कर लेते हैं। अभी भी वही चलता है, पर कोई पढ़ता है और एक दूसरे समाज में सेटिंग हो जावे तो कर देते हैं शादी। अच्छा, अभी की बात करता हूँ, पिछला 5-10 साल से। तो अभी भी मतलब कोशिश होती है कि अपने ही समाज में 42 गांव में ही हो जाए। हाँ, 42 गांव में ही होगी। हालांकि अब दूसरे समाज के लोग भी अमेरिका जाने लगे, यहाँ तक कि गुजरात में रहने वाले प्रवासी लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया। अब ब्रिज कुमार को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले ब्रिज यादव अपने परिवार के साथ मेहसाणा के छतराल में रहते थे। मैक्सिको बॉर्डर पर ट्रम्प वॉल जंप लगाते हुए इनकी मौत हो गई। हालांकि यादव परिवार कुछ भी बोलने से इनकार करता है। इनके साथ इनकी पत्नी और एक बच्चा भी था। वे कहाँ हैं न परिवार को पता है और न पुलिस को। जैसा कि पुलिस ने बताया कि ब्रिज यादव ने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे और डायरेक्ट अमेरिका का फ्लाइट तो नहीं मिला उन्हें, वीज़ा नहीं मिला, तो पहले इस्तांबुल गए और वहाँ से मैक्सिको और वहाँ से अवैध तरीके से वो अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान उनकी मौत हो गई। यहाँ एक बात हैरान करती है कि अगर कोई भी अमेरिका जाता है तो जो पुलिस और जो एजेंट हैं उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई फैमिली जाती है तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख 20 लाख मतलब करोड़ के ऊपर ही 1 करोड़ के ऊपर ही उस पर खर्च आता है। लेकिन परिजन बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ब्रिज अमेरिका जा रहा है। उसने बस यही बताया था कि वो घूमने के लिए जा रहा है और जब लगभग 20 दिन बाद खबर आई कि उसकी मौत हो चुकी है। ब्रिज यादव का परिवार हो या जगदीश पटेल का, ये उनके अवैध रूप से अमेरिका जाने की किसी भी जानकारी से इनकार करते हैं। इन्होंने पुलिस में कोई मामला भी दर्ज नहीं कराया। खुद क्राइम ब्रांच और स्टेट मॉनिटरिंग सेल इस मामले में अपने लेवल पर कार्रवाई कर रही है। मॉनिटरिंग सेल ने हाल ही में यादव को अमेरिका भेजने के मामले में 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। वो 2 आदमी ने हमने अरेस्ट किया। वो एक सौरभ पटेल है, वो कलूल का रहने वाला है, दूसरा साहिल व्यास। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी केटी कामरिया स्टेट मॉनिटरिंग सेल में महत्वपूर्ण भूमिका में है। ये सेल अवैध रूप से अमेरिका जाने के मामले में दर्ज कई मामलों को
देख रहा है। वो छोटे इसके जो मेन जो एजेंट है, इसके ऑफिस में काम करने वाले 2 लोग हैं। वो सिर्फ यहाँ से एजेंट की ऑफिस में जाने के बाद बुकिंग करवाते थे टिकट का, और जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे, और यहाँ से जो मुंबई तक जो गए थे साथ में, वो दोनों आदमी की हेल्प ली थी। और मेन आदमी तो जो 5 अभी एक्यूज अरेस्ट करने के बाकी है, वो मेन है कि इसमें किस तरह से इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, कहाँ से बनाया और बैंक स्टेटमेंट कहाँ से बनवाया, वो मेन एक्यूज अरेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का बस एक ही मकसद है, अमेरिका जाना। पर अवैध रूप से वो जाते कैसे हैं, यह जानना जरूरी है। शुरुआती दौर में एजेंट यहाँ लोगों को फिल्म और नाटक क्रू के जरिए ले जाते थे। राजीव के पिता भी एक साउथ इंडियन फिल्म में सहायक एक्टर के रूप में गए थे। एजेंट जाने वालों का पासपोर्ट और वीजा तैयार करते थे। एजेंट और फिल्म क्रू के बीच सेटिंग होती थी। लोग वहां जाते थे और क्रू से अलग हो जाते थे। यह सब पहले से तय होता था। तब अमेरिका जाने का खर्च था महज 7 से 8 लाख रुपए। जैसा होना था, धीरे धीरे अमेरिकी जांच एजेंसियों को इस सिस्टम के बारे में पता चला, उन्होंने इस पर रोक लगाई। इसी तरह साल 2000 के आसपास एक मजबूत सिस्टम एजेंट्स का तैयार हुआ। आज इसमें अलग अलग लेवल पर लोग शामिल हैं। अब किसी एक व्यक्ति को अमेरिका जाना हो तो उसे 50 से 60 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। वहीं अगर कोई परिवार जाए जिसमें पत्नी, बच्चे और पति हों तो उसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक खर्च करना होता है। अवैध रूप से अमेरिका भेजने की प्रक्रिया को विस्तार से समझने से पहले आइए आपको इसके किरदारों से मिलवाते हैं। पैसेंजर यानी जिसे अमेरिका जाना होता है, माइक्रो एजेंट, सब एजेंट, फाइनेंसर जो पैसे की जिम्मेदारी लेता है, और आखिरी बारी आती है मेन एजेंट की। इसमें कई सपोर्टिंग किरदार भी हैं। ज़्यादातर मामलों में जो पैसेंजर होता है खुद ही एजेंट से संपर्क करता है। इस एजेंट को कहते हैं लोकल एजेंट या माइक्रो एजेंट, या आसपास का ही कोई व्यक्ति होता है। लोकल एजेंट पैसेंजर को लेकर सब एजेंट के पास जाता है और यहाँ सफ़र का रेट तय होता है। पैसेंजर को कुछ पैसे एजेंट को यहीं देने होते हैं, 10 से 15% तक, लेकिन ज़्यादातर पैसे तब देना होता है जब वो अमेरिका पहुंच जाए। ऐसे में गांव का या परिवार का कोई जानकार शख्स पैसे देने की जिम्मेदारी लेता है। इसे कहते हैं फाइनेंसर। यहाँ सब कुछ तय हो जाता है, इसके पास ये पहुंचते हैं मेन एजेंट के पास। जो मेन एजेंट है वो अहमदाबाद या दिल्ली में रहता है। मेन एजेंट कभी भी जो पैसेंजर है उससे नहीं मिलता। वो सब एजेंट के बाद वो मेन एजेंट के पास जाता है जो अहमदाबाद के अंदर होता है। वहाँ पे उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट भी, जैसे आधार हुआ, इनकम का हुआ, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का डॉक्यूमेंट हुआ, उसमें से कई डॉक्यूमेंट वो फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं और उसके आधार पे एक विजिटर वीज़ा पे एक देश में ले जाते हैं। वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करवा के वहाँ ले जाते हैं। और 2 वैसे लाइन यहाँ पे चलती है, एक बम्बई की लाइन है और एक दिल्ली की लाइन है। तो दिल्ली की लाइन में बिट्टू भाई करके एक बड़ा एजेंट है जो पंजाब का है और कनाडा में है, और दूसरा गुजरात का जो है वो अशोक चौधरी है। तो अशोक चौधरी और ये बिट्टू भाई जो है वो दिल्ली की लाइन चलाते हैं। पहले दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली से कनाडा ले जाते हैं, कनाडा से वो लोग वहाँ पे माइग्रेट करवाते हैं। इसमें पासपोर्ट दफ्तर और स्थानीय पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। पासपोर्ट बनने के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन एक जरूरी प्रक्रिया है। यहाँ पुलिस ठीक से वेरिफिकेशन करे तो इस फ्रॉड को कुछ हद तक पकड़ा जा सकता है। वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस जिसका पासपोर्ट होता है उससे मिलती है और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ करती है। यह एक समान प्रक्रिया है। पर यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्हें पहले से ट्रेन किया जाता है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। 1 महीने में नकली दस्तावेज से पासपोर्ट तैयार हो जाता है। अब बारी आती है वीजा लेने की। एजेंट कनाडा, मैक्सिको, इस्तांबुल, लंदन आदि का विजिटर वीजा हासिल करते हैं। आजकल सबसे ज्यादा कनाडा, तुर्की और मैक्सिको वाला रूट चल रहा है। विजिटर वीजा सामान्यतः उसे ही मिलता है जिसके पास अकाउंट में ठीक ठाक पैसे हों, जिसका कोई बिजनेस हो। ऐसे में एजेंट इनका बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है। यह सब फर्जी होता है। कई बार फेक कंपनी भी दिखाई जाती है। इसके लिए जीएसटी नंबर भी लिया जाता है। एमएसएमई का भी नंबर लिया जाता है। ब्रिज यादव के मामले में जब स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने जांच की तो पाया कि उनका फेक बैंक स्टेटमेंट तैयार किया गया था।
जो ब्रिज कुमार यादव जो यहाँ से इलीगल अमेरिका में जो जाने के वक्त इसकी डेथ हो गई थी, तो हमने पहले तो इसका जो नेटिव था छतराल, इसमें इंक्वायरी की तो इसकी पूरी फैमिली की डिटेल मिली। इस आधार पर हमने इसका पासपोर्ट निकाला। पासपोर्ट के बेस ऊपर इसकी ट्रैक निकाले कि वो कहाँ से कहाँ कौन से कंट्री में गए हैं। तो उसको पता चला वो मुंबई से इस्तांबुल जाता है तुर्की, तुर्की से मेक्सिको और मेक्सिको से इलीगल अमेरिका जाते वक्त ये घटना हुई थी। तो इस आधार पर हमने जो तुर्की एसएमबी से तपास की तो इसमें वीज़ा में इसने डॉक्यूमेंट जो जोड़े थे, इसमें जो एक पेटीनामा होता है वो गलत था, फौज इसमें सबमिट किया था। और दूसरा इसने बैंक स्टेटमेंट इसकी ज़रूरत पड़ती है कि 10 लाख के ऊपर इसकी बैलेंस होनी चाहिए। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इसने स्टेटमेंट इसमें रखा था, वो हमने बैंक में जाकर वेरीफाई किया तो वो भी एक गलत था, इसने फर्जी बनाया था। हम इस लोगों ने वीज़ा के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट कर कर वो गलत तरीके से वीज़ा लिया और वीज़ा के बेस पर वो तुर्की जाता है, तुर्की से मेक्सिको और मेक्सिको से ट्रम्प वॉल कूदने के बाद इसकी डेथ हो गई है। वीज़ा हासिल करने के बाद इन लोगों की ट्रेनिंग होती है। दरअसल जाने वालों में कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया होता है और अंग्रेजी बोलने समझने में परेशानी होती है। ऐसे में इन्हें एयरपोर्ट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती। यह सब दिल्ली या अहमदाबाद में होता है। ये क्या होता है कि आपको ऐसा सिखाता है कि भाई तेरे को ये करने का, देखो मेरे को सिखाया गया था कि भाई सब तेरे को एक सीनियर सिटीजन मिलेगा, वो तुझे बोर्डिंग देगा, बोर्डिंग देके तेरे को जो गेट नंबर है, फ्लाइट का गेट नंबर है, वहाँ जाके तेरे को प्लेन में बैठ जाने का। वो कोई भी आदमी ऐसा तो होता नहीं कि इसको पता ना चले कि मेरे को प्लेन में बैठ के कहाँ लैंड करना है, उनको तो पता ही होता है बराबर। तो उन्होंने बोला था मेरे को कि भाई सब तेरे को 7 नंबर गेट पे चले जाएंगे एयर कनाडा की फ्लाइट में बैठने का, कनाडा उतरने का। मेरा खुद का पासपोर्ट भी मेरे पास होता है, लेकिन वो फ्लाइट में ही लॉस करने का यानी कि एक एक पन्ना फाड़ के फ्लैश कर देने का बराबर। एक पासपोर्ट में 16 पत्ते होते हैं, 16 घंटों की जर्नी होती है, एक एक घंटे में वो आदमी बंदा ऐसा ही करता है, सब लोग ऐसा ही करता है। बस वही होता है, आपके पास पासपोर्ट हो ही नहीं, आप लैंड कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं, आपके पास पासपोर्ट ना हो तो उस देश को रेफ्यूजी आपको देना ही पड़ता है। कई बार तो एजेंट किसी और के पासपोर्ट और वीजा पर किसी दूसरे को सफर करा देते हैं। तो कोई सीनियर सिटीजन जिनके पास लीगल वीजा होता है कनाडा का, वो क्या करते हैं, एंट्री मार देते हैं। एंट्री मार के उनका बोर्डिंग चेंज होता है, आदमी चेंज बोर्डिंग से ही हो जाता है। बोर्डिंग उनका बोर्डिंग मेरे को लेने का, मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा, डोमेस्टिक का मेरा जो बोर्डिंग है वो सीनियर सिटीजन को दे देने का बराबर। सीनियर सिटीजन को देने, उनका बोर्डिंग जो कनाडा वाला है वो लेके मेरे को कनाडा की फ्लाइट में बैठने का, बस वही सेटिंग होता है। वो उनको कौन मैनेज कराता है? वो तो कोई बंदा ही होता है, उनका सेटिंग। उनको तो पैसेंजरों को, मेरे को जाना है तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता, मेरे को जब वहाँ लैंड हुआ तभी पैसा देने का है। मेरे को तो पता है, मेरे को कहा इस कुर्सी में बैठने का तो बैठ जाने का। गांधीनगर पुलिस मुख्यालय के एक सीनियर अधिकारी जो इन मामलों को बेहद करीबी से देख रहे हैं, वो न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं एयरपोर्ट पर जांच अधिकारियों को भी एजेंट अपने पक्ष में कर लेते हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर आसानी से अंदर चले जाएं, इसके लिए उन्हें मोटी राशि दी जाती है। इसे पुशिंग चार्ज कहते हैं। यह सिलसिला सिर्फ भारतीय एयरपोर्ट पर नहीं चलता, हर एक एयरपोर्ट पर जहां पैसेंजर उतरते या चढ़ते हैं, जैसे मैक्सिको एयरपोर्ट, यहाँ के अधिकारियों को पता होता है कि ये कबूतरबाज है। यहाँ इमिग्रेशन अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 50,000 से 1.5 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। इसे पुलिंग चार्ज कहते हैं। मैक्सिको या कनाडा एयरपोर्ट पर उतरने के 48 घंटे के भीतर इन्हें एजेंट अमेरिकी बॉर्डर पर छोड़ देते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने जगदीश भाई पटेल और उनके परिजनों की मौत के मामले में गिरफ्तार स्टीव को लेकर वहां की कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट हासिल की। एफिडेविट में दी गई जानकारी के मुताबिक स्टीव ने एक 15 सीटर गाड़ी किराए पर ली थी, जिसके जरिए वह 11 भारतीयों को अमेरिका बॉर्डर पे छोड़ने गया था। ये भारतीय थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती और वो गुजराती भाषा बोलते हैं। उसे जब अमेरिकन बॉर्डर पेट्रोल एजेंट BPA ने पकड़ा तब उसके पास से किसी और का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। स्टीव को 19 जनवरी 2022 को अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया। तब उसके पास 2 भारतीय मौजूद थे जिसे अवैध रूप से अमेरिका छोड़ने गया था। उसी समय 5 और भारतीय नागरिकों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया था।
एसटीयू के साथ जो 2 भारतीय गिरफ्तार हुए थे उसमें से एक वीडी ने पुलिस को बताया कि वो अपने साथ 4 लोगों के एक परिवार का भी सामान लेकर चल रहा है। वे बीते 11.5 घंटे से लगातार पैदल सफर कर रहे थे। 4 लोगों का परिवार रात में सफर के दौरान उनसे बिछड़ गया था। इसके बाद कनाडा की पुलिस ने बताया कि 4 लोगों की बॉडी बर्फ में बरामद हुई है। यह बॉडीज अमेरिका कनाडा के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मिले थे। जैसे तैसे अमेरिका पहुंचने के बाद इनका क्या होता है? इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि पैसेंजर को पहले ही समझा दिया जाता है कि अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पुलिस आए तो खुद को गिरफ्तार करवा देना है। पुलिस इन्हें पकड़ने के बाद डिटेंशन सेंटर ले जाती है, जहां पहले ही इन्हें एक एलियन नंबर मिलता है। वहां ये अमेरिकी अधिकारियों के सामने कहते हैं कि मुझे मेरे देश में खतरा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कह ये रिफ्यूजी बनने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन ये लोग डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, तभी इनके वकील आ जाते हैं। ये वकील एजेंट या इनके अमेरिका में जानने वाले भेजते हैं। ये इन्हें असाइलम दिला देते हैं। यहाँ इन्हें एक जीपीएस लगा कड़ा अमेरिकन पुलिस पहना देती है ताकि इन्हें ट्रैक किया जा सके। कुछ दिनों बाद ये कड़ा हटा लिया जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि गुजरात के लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जाते हैं, लेकिन इनमें से कई वहां सालों तक बधुआ मजदूर बनकर काम करते हैं। दरअसल गुजरात की एक बड़ी आबादी यहाँ लंबे समय से बिजनेस करती है, वहीं फाइनेंसर का काम करती है। ये एजेंट को पैसे देते हैं कि इन्हें लोगों की जरूरत है। जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपनी दुकान या दूसरे बिजनेस में काम पर रखते हैं। अमेरिका में लंबे समय तक वैध रूप से रहकर लौटे रजनीश देसाई ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि अमेरिका के नौजवान मिनिमम वेजेस पर ही काम करते हैं। वहीं अवैध रूप से अमेरिका गए गुजरातियों को उनके मुकाबले कम राशि दी जाती है। 3 से 4 साल में एजेंट को दिए गए पैसे चुकाते हैं। इस दौरान कहीं और काम नहीं कर सकते। कई बार इन लोगों के लिए ये मालिक रहने खाने का भी इंतजाम करते हैं ताकि कहीं और भाग न जाएं। पैसे चुकाने के बाद ये किसी और जगह काम करने लगते हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। सिर्फ आज ही होता है ऐसा नहीं है, ये बहुत सालों से पहले भी होता था। यह है प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह, जो गुजरात की सामाजिक स्थितियों पे लगातार लिखते और बोलते रहते हैं। सिर्फ बीजेपी सरकार आई इसके बाद हुआ, 1995 के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी होता था जो इलीगली जाते थे। सवाल इस बात का है कि सरकार क्या कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार क्या करेगी इसमें? सबसे ज़्यादा तो वही करेगी ना कि जो इलीगली उनको भेजने वाले लोग हैं उनको पकड़ेगी और कानूनन उनके ऊपर केस चलेगा, उनको सजा होगी। इससे ज़्यादा कुछ सरकार कर भी नहीं सकती। सरकार ने कई एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया है, जैसे बॉबी पटेल। इसके पास से पुलिस ने कई फेक पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। बॉबी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों की माने तो इसने अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को अमेरिका भेजा है। ये खुद भी अवैध रूप से अमेरिका में रहकर आ चुका है। इसकी पत्नी अभी भी अमेरिका में ही रहती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एजेंट्स को पकड़ लेना ही काफी है? लोगों के अंदर यह भरोसा क्यों नहीं भरा गया कि जो 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर वो अमेरिका जाते हैं, उस पैसे को भारत में खर्च कर बिजनेस करें? देखो मेरी बात सुनो, $1 की कीमत कितनी है? लगभग 80-80 रुपये। हाँ, और यहाँ 1 रुपया आप वहाँ काम करने से पैसा भी बनता है। यहाँ इतनी मेहनत करोगे, आप 12 घंटा काम करोगे इंडिया में, कोई भी जगह आपकी फील्ड में, कितना पैसा आप कमाओगे? अगर आप ईमानदारी से कमा रहे तो 40, 50, 60 हजार, इतना ही। कोई आम आदमी को पूछो, आप प्रोफेशनल होते तो 40-50 हजार, को आम आदमी होता मेरे जैसा तो क्या करेगा? वो मेहनत तो करेगा 12 घंटा, उसको कितना ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 रुपया मिलेगा। हाँ, और 4 आदमी घर में होंगे, 30,000 रुपया। चलो मेरी तनख्वाह 30,000 रुपया है, 4 आदमी होंगे तो आदमी क्या करेगा? 30,000 में गुजारा हो सकता है? नहीं होगा। अच्छी स्कूल में आप पढ़ा भी नहीं सकते। राजीव के भाई अपने पिता की मौत और अपनी माँ की वापसी के करीब 6 महीने बाद अमेरिका चले गए, अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ, वो भी अवैध रूप से। 2021 के दिसंबर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए और जून जुलाई में इस 22 के
मेरा भाई भी इलीगली यूएस चला गया। अब देख रहे हो आयरनी कि मतलब यही बताना है बस मुझे कि इतनी अंधी दौड़ लगी हुई है पैसों की। मतलब मुझे भी पैसों का तो है कि बिना पैसों के कुछ चलता नहीं है, पर ये लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ईमानदारी से पूरी लाइफ कमा लेंगे तो भी एक अच्छा सा घर नहीं खरीद पाएगा और पूरी लाइफ वो ईएमआई भरने में ही चली जाएगी। और यूएस जाएंगे तो फिर जितना पूरे साल में हम लोग ईमानदारी से कमाने वाले बचा नहीं पाते, उतना ये लोग महीने में कमा लेते। जब हम इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, इसी बीच मेहसाणा जिले के 4 लोगों की अवैध रूप से अमेरिका जाते हुए मौत की खबर आई। दरअसल अवैध रूप से कनाडा से अमेरिका जाते हुए 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 लोग प्रवीण चौधरी, उनकी पत्नी दीक्षा, उनका बेटा मीत और उनकी बेटी विधि शामिल थे। एक पूरा परिवार उजड़ गया। क्या यह अवैध रूप से अमेरिका जा रहे गुजरातियों की मौत की आखिरी खबर है, या ऐसी खबरें भविष्य में भी आती रहेंगी? आखिर गुजरात के लोगों का अवैध रूप से अमेरिका जाना कब रुकेगा? इसका जवाब वहां के लोग और गुजरात की सरकार ही दे सकती है। जो रिपोर्ट आपने देखी ये मुमकिन हो पाई न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्राइबर्स के सहयोग से। एनएल सेना के तहत हमने ये रिपोर्ट की। इसके लिए गुजरात के गांव में करीब 1 महीना हमने गुजारा। इसमें परेशानी भी आई क्योंकि कोई बातचीत नहीं करना चाहता। दरअसल कोई इसमें पीड़ित नहीं है, सब अपने मन से जाते हैं। हमें परेशानी आई लेकिन हम ये रिपोर्ट कर पाए क्योंकि हमारे साथ आप जैसे सब्सक्राइबर्स हैं। न्यूज लॉन्ड्री का दूसरा एनएल सेना प्रोजेक्ट आ चुका है जो कर्नाटक चुनाव को लेकर है। इसमें सहयोग दें ताकि इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे। आप सबका बेहद शुक्रिया।